क्लास में सारे एंजाइम्स डिस्कस किए थे, है ना। वी सॉ सलाइवरी एमिलेज, स्टार्ट हमने वहीं से किया था, सलाइवरी ग्लैंड से। एक शॉर्ट ब्रश अप कर रहा हूं, फटाफट देखना है यहाँ पे। सबसे पहला ग्लैंड हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, है ना, जिसमें था सलाइवा, जूस का नाम था सलाइवा। और ये क्या कर रहा था, ये एक जूस तो सलाइवा सेक्रेट कर रहा था, जिसमें सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम था। और ये क्या कर रहा था, स्टार्च, ये स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करना। ले रही है, ये सबसे पहला ग्लैंड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। इसके बाद खाना आपका नीचे जाएगा स्टमक में थ्रू इसोफेगस। क्या मूवमेंट का नाम था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, याद है, वेवी वाला मोशन। स्टमक आपका जो अगला ग्लैंड है, उसके ग्लैंड का नाम है, स्टमक तो ऑर्गन है, स्टमक इज ऑर्गन, उसके अंदर ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सेक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस। इस जूस के अंदर 5 चीजें थी, कोई बताएगा? म्यूकस, HCl, पेप्सिन, लाइपेज, वो भी कैसा वाला, कमजोर वाला, और रेनिन, दूध को दही, है ना। म्यूकस का काम क्या था, ये आपके स्टमक में एक लाइनिंग क्रिएट करेगा, है ना। लाइनिंग क्यों, क्योंकि इसके बाद HCl आने वाला है, वो आपके स्टमक को अंदर से जला ना दे, इसलिए म्यूकस क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रिएट करेगा स्टमक के इनर लाइनिंग में। ऑल्सो इट विल लुब्रिकेट द फूड, आपके खाने को थोड़ा सा गीला भी करेगा, लुब्रिकेट करेगा, ये आपके म्यूकस का काम है, ठीक है। सेकेंड, HCl का काम क्या है, बैक्टीरिया किलिंग का, फर्स्ट। दूसरा, आपके माउथ में खाना बेसिक नेचर का हो गया था, क्योंकि हमारा सलाइवा बेसिक नेचर का होता है, अराउंड 6.8 pH अपन लिखे भी है, pH का वैल्यू, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक नेचर का है, राइट, इसलिए उसको एसिडिक करने के लिए HCl है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में लेके आएगा उसको। उसके बाद HCl का एक काम और है, वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, जगाएगा, उठ जा खाना आ गया है, काम करना चालू कर, ऐसा जगाएगा, ठीक है। ऐसा लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है, कि उठ जा बोलेगा और जगा के बोलेगा काम करो, ऐसा नहीं, वो उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, मतलब ये अपना काम स्टार्ट कर देगा पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद एक और क्या फंक्शन लिखे थे HCl का अपन, किल बैक्टीरिया, ये तो बोला ना, किल बैक्टीरिया, नहीं बोला था, किल्स बैक्टीरिया, पेप्सिन, हाँ हो गया पूरा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन का काम क्या है, ये आपके प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में ब्रेक करेगा या चेंज करेगा, ठीक है। मतलब ऊपर स्टार्च ब्रेक डाउन हो रहा है माल्टोज आइसोमाल्टोज में, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में, ठीक है। फिर लाइपेज का काम क्या है, ये फैट को चेंज करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। और रेनिन का काम क्या बताया था मैंने, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करेगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसका भी कारण मैंने बताया था कि मिल्क लिक्विड नेचर का है, ज्यादा देर तक पेट में रहेगा नहीं, तो पेप्सिन को टाइम नहीं मिल पाएगा उसको उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, मिल्क में प्रोटीन होगा, तो ये क्या करेगा रेनिन, उस मिल्क को दही बना देगा, पेट में जाके वो दूध क्या हो जाता है, दही, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और दूध के ऊपर नींबू पानी पी लोगे तो अंदर जाके बन जाएगा पनीर, दही पेट में, इसलिए बोलते हैं कि दूध के बाद ये सब खट्टा नहीं खाना चाहिए। हाँ, कटलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेनिन का फंक्शन, राइट, ठीक है। उसके बाद थर्ड ग्लैंड, ये काम हो गया, समझ में आ गया। सेकंड ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या हो रहा है। थर्ड ग्लैंड था हमारा लीवर, है ना, लीवर इटसेल्फ इज अ ग्लैंड, ठीक है, लीवर इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज अ ग्लैंड, ठीक है। लीवर क्या करेगा, ये सेक्रीट करता है बाइल जूस, ये बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा ना, तब लीवर अपना बाइल जूस वहां भेज देगा, ठीक है। अब ये बाइल जूस के बारे में मैंने एक चीज क्या बताई थी कि इट इज अ
क्या बोला, कोई और कुछ बोल रहा था क्या? फूड को, हाँ इसमें एक फंक्शन है, बट इसके बारे में बताया क्या था आपका कि नॉन एंजाइमेटिक जूस है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है। जैसे हमने देखा ना सलाइवा जूस के पास सलाइवरी एमिलेज था, गैस्ट्रिक जूस के पास पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन 3 एंजाइम थे। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है, पहले तो ये एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिक बनाएगा उसको, ठीक है। और सेकंड इमल्सिफिकेशन, याद है इमल्सिफिकेशन का डेफिनेशन भी देखे थे कि ब्रेकिंग, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, आपके बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, ग्लोब्यूल वर्ड यूज किया था बड़े के लिए, और छोटे के लिए क्या वर्ड यूज किया था, ड्रॉपलेट्स। आपके बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट को वो छोटे छोटे, सॉरी फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि लाइपेज का काम आसान हो सके। लाइपेज और आगे और आएगा ना, ठीक है। ये था आपका लीवर का काम, मतलब कितना लीटर में, कुछ ml ही होगा, 300 ml सेट करना होगा, हाँ कुछ ml नहीं होगा, लीटर में तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ ग्लैंड था पेंक्रियास, जो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रीट कर रहा था, ठीक है। और इस जूस में क्या क्या था, ट्रिप्सिन, जैसे पेप्सिन था ना प्रोटीन के लिए, वैसे ही ट्रिप्सिन है, ये क्या कर रहा था, आपके पेप्टॉन्स को वो पेप्टाइड्स में चेंज कर रहा था। पेप्टॉन्स आर चेंज्ड टू पेप्टाइड्स, कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या था इसके पास, पेंक्रियाटिक एमिलेज, वही वाला एमिलेज जो सलाइवा के पास था, बस इसका नाम चेंज रहेगा, सरनेम दोनों का सेम है एमिलेज। अगर सरनेम दोनों का सेम है तो काम भी दोनों एक जैसे ही करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, एमिलेज वही स्टार्च को माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में चेंज करेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद और थर्ड लाइपेज, लाइपेज वही करेगा जो यहाँ कर रहा था, बस अंतर क्या है कि स्टमक वाले में लाइपेज थोड़ा वीक था, कमजोर था, तो उसने सारे फैट को ब्रेक डाउन नहीं किया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो बचे कुछ फैट को आपका पेंक्रियाटिक जूस करेगा। इसके बाद भी कुछ बच जाएगा, तो हमारे पास लास्ट जूस क्या पड़ा हुआ है, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सेक्रेट करेगी इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या था, एक था अमीनो पेप्टिडेज, जो कि इस पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन दैट इज अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये कर देगा पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में, ठीक है। इसके अलावा माल्टेज, आइसोमाल्टेज, ये माल्टोज है ना, ये ओस है और मैं एस बोल रहा हूं, ये सारे एंजाइम्स के नाम थे ना। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा स्टार्च में, सॉरी ग्लूकोज में, और आइसोमाल्टेज क्या करेगा, आइसोमाल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज में, दोनों अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज होंगे, मतलब स्टार्च इज अल्टीमेटली चेंज्ड टू ग्लूकोज, क्लियर है। और इसके बाद लाइपेज, अगर कुछ आपका फैट बच गया है तो उसको अल्टीमेटली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, समझ गए। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ऑल द स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, समझ रहे हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका जो न्यूट्रिशन में बच गया ना, वो ये वाला, हमने जो 5 प्रोसेस होलोजोइक में देखे थे, कोई नाम बताएगा पांचों प्रोसेस का, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। एसिमिलेशन में वापस से जो एब्जॉर्ब्ड मिनरल है वो वापस से अपने लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब all the fatty acids and glycerol will again be converted into fats, all the amino acids will again be converted into proteins, समझ रहे हैं, मतलब रीसिंथेसाइज होते हैं, रीसिंथेसाइज होंगे, क्योंकि एक बार तो बने थे कहीं ना कहीं, प्लांट ने बनाया था ना स्टार्च, उसी स्टार्च को आपने पका के खा लिया, वो स्टार्च अंदर गया भी,
बट क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए आपने पूरे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। बट आपके सेल को भी तो स्टार्च चाहिए, आपके सेल को भी तो प्रोटीन चाहिए, उसको अमीनो एसिड होना चाहिए था, उसको भी प्रोटीन चाहिए था फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो उस प्रोटीन को आपने अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया ताकि वो अंदर जा सके, उसकी भलाई के लिए आपने ऐसा किया, ताकि सेल के अंदर प्रोटीन अंदर जा सके, कम से कम जाए तो फिर अंदर देख लेंगे क्या करना उस अमीनो एसिड के साथ। फिर सेल उस अमीनो एसिड के साथ फिर से प्रोटीन बनाता है ताकि वो प्रोटीन उसके ग्रोथ और रिपेयर में काम आ सके। समझ रहे? वो इस प्रोसेस को अपन एसिमिलेशन बोलते हैं। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यही बात की थी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। ऐसे प्रोसेसेस जो नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा मुंडी क्या हिला रहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जो प्रोसेसेस में कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएटिव चीज हो रही है, उससे अपन एनाबॉलिक बोलते हैं। ठीक है? और कोई प्रोसेस जिसमें कोई चीज टूट रही है, डिस्ट्रक्टिव चीज हो रही है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक। तो मैंने बताया था रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कैटाबॉलिक है। रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और डाइजेशन में भी आपके पूरे फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये आपके कैटाबॉलिक प्रोसेस में, कैटा कट से आया है, चीज को कट कर रहे हो ना, मतलब तोड़ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ये आपके दो टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बॉडी में होते हैं। ठीक है? ओके। अमीबा भी वही होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, बस फर्क इतना है कि हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है, इतने सारे ग्लैंड्स हैं, इतने सारे एंजाइम्स हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। बट अमीबा के पास एक सिंगल सेल है वही सारे काम करने के लिए। ठीक है? तो ये प्रोसेस उसका हो गया इंजेक्शन का, है ना। सीडोपोडिया बनाएगा, पहले वो ऐसा रहेगा, उसने प्रे देखा, प्रे के पास गया, सीडोपोडिया बनाया, अंदर लिया। ठीक है? ये एक्चुअली ये भी इंजेक्शन के अंदर ही आएगा ना, ये तीनों प्रोसेस इंजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है? अब अंदर वो डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब इन सेंस वो हर ऑर्गेनली को खाना पहुंचाएगा, हर ऑर्गेनली तक खाना पहुंचेगा। राइट? अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। वैक्यूल सुने, सेल में एक ऑर्गेनली होता है वैक्यूल, जो डेड ऑर्गेनली होता है, और वो उसका काम क्या होता है, स्टोरेज करने का। ठीक है? तो अमीबा क्या करेगा, उस वैक्यूल में फूड स्टोर, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर देगा। एक बार जब वैक्यूल थोड़ा भारी होगा ना, इतना भारी हो जाएगा कि वो अमीबा की बॉडी से भारी हो जाएगा, तो अमीबा जब चलेगा ना, तो ये वैक्यूल आके ना इस वॉल से टकरा जाएगा, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा भारी होने के कारण। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अमीबा यहाँ रेंग रहा है, अब ये वैक्यूल इतना भारी हो चुका है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये वहीं बैठा रहेगा। अमीबा आगे आया, अमीबा और आगे आया, इसकी बॉल इससे टकराई, बॉल कुछ समय के लिए रप्चर होगी, वैक्यूल बाहर आ जाएगा, मतलब वेस्ट हो गया, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऐसे पॉटी करी। ठीक है? कमोड में नहीं बैठेगा जाके, ये ऐसे पॉटी करेगा। ठीक है? और इस तरह से ये वैक्यूल बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर। तो इसके भी प्रोसेस पांचों वही है जो हमारे हैं, बस करने का तरीका है। समझ रहे हैं ना? ये डायग्राम बुक में दिया है क्या, एनसीईआरटी में एक देख लो तो दिया है ना, तो इसको आप लोग बना लेना। तो जहां अपने लास्ट क्लास में एंड किया था ना, उसमें इतनी जगह छोड़ देना कि डायग्राम बन पाए, और अब नेक्स्ट एंड डाल लो रेस्पिरेशन। ठीक है? ये डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आपकी सबकी कॉपी में होना चाहिए। एग्जैक्टली ये ना हो जो आपकी बुक में बना वही बना देना, नीचे हेडिंग लिख देना न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर है? चलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो रेस्पिरेशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेस्पिरेशन के बारे में दिया था फर्स्ट क्लास में ही, कि रेस्पिरेशन में बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट इज ब्रीदिंग, wherein we intake oxygen and we exhale कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही केस में एक्चुअली हम एयर का इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं, बट द एयर विच वी आर इनहेलिंग इज रिच इन ऑक्सीजन एंड द एयर विच वी आर एक्सहेलिंग इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो ये प्रोसेस हो गया ब्रीदिंग, जिसमें हमारे पास लंग्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दे ब्रीथ बाय देयर सेल, जैसे अमीबा, ये अपने सेल से ही डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। डिफ्यूजन समझते हैं ना, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर चला जाएगा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर है ये? तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से करेंगे, कुछ
अपनी स्किन से करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। फ्रॉग एक्चुअली दोनों टाइप के रेस्पिरेशन शो कर सकता है, लंग रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है और स्किन रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है, समझ रहे हैं। कुछ में क्या होता है ना, लंग्स फुल्ली डेवलप नहीं होते, जैसे हमारे लंग्स में भी ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया सुने, जैसे इसोफेगस था ना, इसोफेगस होता है ना, जैसे दैट वाज फूड पाइप, और इसोफेगस का महंगा वाला नाम था। वैसे ही ट्रैकिया इज द एक्सपेंसिव नेम ऑफ विंड पाइप। सस्ता नाम क्या है, विंड पाइप, जो उसका काम बता रहा है कि वो एयर को कैरी करके लंग्स तक लेके जाएगा, राइट। तो कुछ में क्या होता है ना, सिर्फ ट्रैकिया तक होता है, लंग्स नहीं होते, जैसे कॉकरोच बोला, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके हैं एयर इन एयर आउट करने के। फिश का क्या होता है, गिल्स, वो लेता है माउथ से पानी, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसी से काम करता है ना वो। aquatic animals and aquatic plants, they take oxygen which is dissolved in water। तो फिश क्या करती है, ये पानी को पिएगी माउथ से, और उसके जस्ट माउथ के पास ही उसका गिल्स है, तो वो आपका जो माउथ में जो उसने पानी लिया है वो आपके गिल्स, उसके गिल्स तक जाएगा। गिल्स क्या करेगा, उस पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और भेज देगा हर सेल्स तक। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे और गिल्स से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ पानी के साथ, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके हैं एयर इन एयर आउट करने के। तो ये तो पहला प्रोसेस हुआ, दैट इज ब्रीदिंग। और दूसरा फेज क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक हो गया आपका ब्रीदिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है। ये तो लंग्स तक क्यों आना, आपने एयर इन किया, लंग्स में गई एयर, और लंग्स से ही CO2 बाहर आ गया। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ये जो मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया था, ये सिर्फ अंदर घूमने तो नहीं गया, ये जाएगा सेल्स तक। सेल के अंदर ये ऑक्सीजन आपके खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करेगा, और इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस के लिए, समझ रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो खाना खाते हैं ना, उनको अपने खाने को ब्रेक डाउन करना पड़ता है एनर्जी बनाने के लिए। सभी लोग खाना इसलिए खाते हैं ना, सभी लोग, नॉट जस्ट दी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स भी खाना इसलिए खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। तो अल्टीमेटली खाना खाने का मेन एम तो एनर्जी ही है, और ये एनर्जी इसी रिएक्शन से आती है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है, इसलिए इसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन है। समझ में आ रहा है क्या सबको कि क्यों हमने इसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन दिया है। हाँ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना अपने खाने को ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना अपने खाने को ब्रेक कर लेंगे, उनके प्रोसेस को अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, which do not require oxygen to break down glucose। समझ में आ रहा है डेफिनेशन, एनारोबिक which do not require oxygen for the breaking down of glucose। और सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट, एरोबिक, जिनको ऐसे ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, चलिए रेस्पिरेशन हैंड डाल के लिखना, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी the process of releasing energy from food is called respiration। The process of releasing energy from food is called respiration। ठीक है, तो अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो अब आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन ऐसे बताना है, ठीक है। नहीं तो कोई राह चलते आदमी से आप पूछोगे तो रेस्पिरेशन वो ऐसा ऐसा बोल देगा, ये तो नहीं, ये तो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब है खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। The process involves the process involves the process involves taking in oxygen
taking in oxygen into the cell, taking in oxygen into the cell, taking in oxygen into the cells, comma, using it for releasing energy, using it for releasing energy, using it for releasing energy by burning food, by burning food. ये बर्निंग मतलब यहाँ वैसा वर्ड मीनिंग मत समझना कि खाने को अंदर जला रहे हैं, ठीक है। बर्निंग का मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है। कोई चीज को बर्न करोगे तो वो ब्रेक डाउन होगी ना, इन द सेम वे अपन यहाँ बर्निंग इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products, and then eliminating the waste products, and then eliminating the waste products from the body, from the body, from the body. ये जो अभी लिखे हैं ना, इसको रिएक्शन के फॉर्म में अपन ऐसा लिख सकते हैं, वर्ड रिएक्शन, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स वेस्ट, क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी वेस्ट थोड़ी ना है, एनर्जी तो हमारा मेन प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन करने का। CO2 और H2, जो हमारे दो वेस्ट है ना, ये प्लांट के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, आया ना। प्लांट इन दोनों को तो यूज करता है ना रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए, समझ रहे। और उनका जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, कर रहा था ना रिलीज फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल याद है कि आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, वो हमारे काम का था, और हम जो रिलीज करते थे उनके काम का है, इसलिए तो बैलेंस मेंटेन है ना। अब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूटिलाइज करता है, जो हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, प्लांट्स एंड ट्रीज। अब आप प्लांट्स एंड ट्रीज को खत्म कर दोगे तो ये CO2 कौन यूटिलाइज करेगा, कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मोर एंड मोर इंफ्रारेड रेज विल बी ट्रैप्ड इनसाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, इससे आपके अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अभी 45 तो नहीं सहन हो रहा है, ये 55 हो जाएगा तो मर जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जितना अभी स्पीड से आइस मेल्ट नहीं हो रहा होगा, ग्लेशियर्स वगैरह, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी मेल्ट होने की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्पीड, है ना। तो इससे आपके सी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि समंदर जल्दी उसकी हाइट बढ़ेगी ना पानी की ओर, क्योंकि जल्दी जल्दी बर्फ पिघल रहा है, और इससे आसपास का जो कोस्टल रीजन ना, वहां बाढ़ आने के चांसेस होंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपका इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्लियर है। चलो ठीक है, आप बैक टू हियर। तो ये आपका हो गया प्रोसेस प्लस एनर्जी, ठीक है। इस रिएक्शन को लिख लो, ये वर्ड रिएक्शन है, ठीक है। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O, ये हमारे लिए वेस्ट है जो आप लोग लिखे ना, रिलीजिंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वो ये दोनों, ठीक है। ये CO2 हम एक्सेल कर देते हैं, CO2 हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में, और ये वाटर हमारे स्वेट से, सलाइवा से, यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाता है, ठीक है। लिखिए सभी एक्शन। हाँ हाँ, ATP हमारे पास नहीं होता, ADP प्लांट्स के पास होता है, ठीक है। ADP के फॉर्म में आपकी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी। एक्चुअली ये रिएक्शन आपका कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। चलो आगे लिखना। The process of respiration which releases energy, the process of respiration which releases energy takes place inside the cell, takes place inside the cell,
That is why it is known as cellular respiration. That is why it is known as cellular respiration. That is why it is known as cellular respiration. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट हेड डालना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. हाँ, अरेबिक एंड अनारेबिक यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना. बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. इसी के बेसिस में तो डिवाइड कर रहे हैं ना, दो टाइप का प्रोसेस, एक एनारोबिक और एक एरोबिक. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. पहला लिखो एरोबिक, AEROBIC. AEROBIC, Arabic respiration. हाइफन डालकर लिखना इसमें. The respiration which uses oxygen is called Arabic respiration. The respiration which uses oxygen is called Arabic respiration. Full stop. In this, the glucose is completely broken down. In this, the glucose is completely broken down. In this, the glucose is completely broken down into carbon dioxide and water. Into carbon dioxide and water. Into carbon dioxide and water, and produces a considerable amount of energy. And produces a considerable amount of energy. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ तो एक ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया, राइट. बट एक्चुअली ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है. ये जो रिएक्शन है ये अरेबिक का ही होगा ना, होगा कि नहीं अरेबिक, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं ना, आया ना, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है यहाँ पे. तो ये अरेबिक का ही रिएक्शन था एक्चुअली, जो अपन पीछे लिखे हैं. ठीक है, अब इसको ये दो पार्ट में कैसे हो रहा है देखना है. यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. जैसे ये सेल के अंदर जाता है ना, सेल इसको पहले साइटोप्लाज्म में ही ये काम होगा. साइटोप्लाज्म समझते हैं ना, अगर ये आपका सेल है तो जो, हाँ, वो जो जेलीलेक्स सबसे आपका जो फ्लूइड है यहाँ पे, वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म. तो पहला प्रोसेस ना साइटोप्लाज्म में ही होता है. क्या होगा, ये ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज होता है. पायरुविक एसिड, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. और पायरुविक मैंने क्या बोला, 3 कार्बन कंपाउंड. मतलब कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2. तो 3 to the 6 हो जाएगा ना. बैलेंस भी तो होना चाहिए ना. थोड़ा है कि ग्लूकोज ब्रेक करके 10-20 दे देगा. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है. तो अगर एक ग्लूकोज ब्रेक भी होगा तो वो 2 ही पायरुविक एसिड बना सकता है. आया ना. इसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH, द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड. और ये प्रोसेस होता है आपका कहां पे, साइटोप्लाज्म. समझ में आ रहा है. इसके बाद ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और फिर ये बनेगा. समझ गए. अल्टीमेटली हमें पायरुविक एसिड कहीं दिखता नहीं है, इसलिए अपन ने ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पायरुविक एसिड नहीं बनाया, बनाएगा कहीं पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पायरुविक एसिड बना वो तो अल्टीमेटली CO2 और H2 में चेंज हो गया.
ये इसको इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो हमें दिखता ही नहीं है, बीच में बना होगा बट हमें नहीं दिख रहा है, तो इसके ओवरऑल रिएक्शन आपको कहीं नहीं दिखाते हम पायरुविक एसिड, समझ रहे हैं? जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है ना, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है, ये बता रहा हूं आप लोगों को। पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्लियर है सबको? तो इसको लिख लो, ये वाले रिएक्शन को। ये ग्लूकोज लिखना पहले, फिर एरो देके साइटोप्लाज्म लिखना एरो के ऊपर कि वो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है और बनेगा पायरुविक एसिड, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी लिख देना, ठीक है? और उसके बाद ये प्रोसेस होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये देगा आपको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बढ़ेगा। लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, बट एक्चुअली क्या होता है ना, ये एसिड के लिए अपन ये चीज लिखते हैं। आप लोग अभी 10th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन ये वर्ड ये यूज करते हैं, इसलिए एक साथ कंबाइन नहीं किया उसको, ठीक है? आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, C3H4O3 लिख सकते हैं, ठीक है? बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन एसिड, ठीक है? लिखिए पूरा, नेक्स्ट टाइम में लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसको बैलेंस भी कर देना ना, 6 रहता है ना, पढ़े ना अपन रेस्पिरेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस भी किए, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है? क्या होगा? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है इसलिए 2 बना, 2 कार्बन कंपाउंड होता तो 3 बनता, समझ रहे? चलो नेक्स्ट, इसी में एक लाइन और लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ, साइट मतलब जगह जहां वो रिएक्शन हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस का साइट क्या था, फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट। कहां हो रहा था? स्टोमेटा में। कैसे होगा? स्टोमेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज है, ठीक है? लीफ के अंदर भी कहां पे? क्लोरोप्लास्ट पे। टू बी मोर प्रिसाइज, स्ट्रोमा एंड ग्रैना। पढ़े थे ना अपन कि एक आपका एक फेज स्ट्रोमा में होगा, एक फेज आपका ग्रैना में होगा, राइट? तो वो साइट होता है, जगह जहां पे वो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ठीक है? वैसे ही ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स, इन द सेल्स, ठीक? सेकेंड लिख लो, ये पहला हो गया एरोबिक, सेकेंड लिखना एनारोबिक, एनारोबिक। ये ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है which do not require oxygen, right? Anaerobic, देखो इसमें हाइफन डाल के, the respiration which takes place without oxygen, the respiration which takes place without oxygen। आप फेयर कॉपी में नहीं लिख रहे हो क्या? एनरी किसमें लिख रहे हो? The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration। ईस्ट सुना आपको? ईस्ट अपन यूज करते हैं ना फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन समझते हैं? ब्रेड वेड बनाने के लिए आप लोग ऐसे उसको, या फिर रात में वो डोसा होता है, इडली बनाने के लिए रात को भिगोते हैं ना, तो रात भर प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? फर्मेंटेशन, ठीक है? तो ये वहां पे एक्चुअली आपके यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके जो डो अगर होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन में, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, the microorganisms like yeast and some bacteria, the microorganisms like yeast or some bacteria obtain energy by anaerobic respiration, obtain energy by anaerobic respiration, ब्रैकेट में फर्मेंटेशन भी लिख लेना, फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल अगर बनाने के लिए भी अपन फर्मेंटेशन प्रोसेस ही करते हैं, गेहूं को सड़ाते हैं, है ना, चीजों को सड़ा के अपन अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब ऊपर हमने क्या लिखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, लिखे ऐसा लाइन कहीं पे देखो एक बार, एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो अपन एक लाइन लिखा है ऐसा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, और वो पूरा CO2 H2O में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ही तो आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा था, अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख रहे हैं, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज, breaks down the glucose, breaks down the glucose into ethanol and carbon dioxide, into ethanol, स्पेलिंग इथेनॉल की, एक तरह का अल्कोहल होता है ये इथेनॉल, इट इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये भी, तो एनर्जी तो रिलीज होनी है ना, किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, भले कम होगी, जितनी एरोबिक में हो रही थी उतनी ना होके यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर है। वैसे भी वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो हमारे एक नाखून के बराबर भी नहीं है, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। हमारी बॉडी इतनी बड़ी है इसलिए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, ठीक है। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम अमाउंट में जनरेट होगी, क्लियर है। इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, लिख लो ब्रैकेट में, C2H5OH, C2H5OH, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अल्कोहल है ये, एक तरह का अल्कोहल, नहीं थोड़ा एसिडिक नेचर, ठीक है। एक और लाइन लिखना, इन दिस रेस्पिरेशन energy is produced in less quantity, energy is produced in less quantity, ये रिएक्शन लिख लो बस, सेम पायरुविक एसिड तक तो सेम जाएगा, पीछे भी था ना, ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में चेंज हुआ और फिर आपका वहां पे CO2 H2O पूरा बन रहा था, यहाँ पे CO2 और इथेनॉल, क्लियर है। यहाँ भी वही साइटोप्लाज्म लिख लेना, और ये आपके ईस्ट में हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन में आप ये नहीं दिखाओगे पायरुविक एसिड, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी पायरुविक एसिड बना है वो तो ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल बन चुका है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते समय हम सिर्फ ग्लूकोज दिखाएंगे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, वो एनर्जी भी और हाँ नहीं डायरेक्टली लिखा कि ये जो रिएक्शन होगा ये ईस्ट के अंदर होगा, ईस्ट या स्मॉल बैक्टीरिया, ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो कैसे, कब और कहाँ होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें रेस्पिरेशन तक आएगा, सॉरी न्यूट्रिशन तक।